हेलो दोस्तों, यार इस स्पोर्ट्स को प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी टीम के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। आज अगर हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें ना और एक बहुत ही शानदार हाईटेक ऑफिशियल मैच सेंटर की कल्पना करें, एक विशाल कंट्रोल रूम की तरह। हाँ, एकदम वैसा ही। एक ऐसा रूम जहां स्क्रीन पर अनगिनत डेटा फ्लैश हो रहे हैं और जहां से क्रिकेट के भविष्य की पूरी रूपरेखा तय की जा रही है। आज का हमारी डीप डाइव किसी एक साधारण मैच के इर्द गिर्द नहीं घूमने वाला है। बिल्कुल। आज हम उस पूरे मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं, उस पूरे इकोसिस्टम को समझने वाले हैं जिसे आईसीसी ने आने वाले सालों के लिए तैयार किया है। हमारे पास जो दस्तावेज है ना, वो साफ दिखाते हैं कि कैसे ये खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये वाकई में हैरान करने वाला है। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को गहराई से समझें तो क्रिकेट अब सिर्फ बल्ले और गेंद के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है। या फिर ये कहें कि ये अब सिर्फ मैदान की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल और जटिल इकोसिस्टम बन चुका है। और आज की चर्चा का जो हमारा आधार है, जो सबसे बड़ी केस स्टडी है, वो कोई छोटा मोटा मैच नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक असली महामुकाबला है, न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान। क्या बात है! ये सिर्फ दो देशों की टीमों की भिड़ंत नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक मैच को डिजाइन किया जाता है, ग्लोबल लेवल पर उसे कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है और दर्शकों को उसका हिस्सा कैसे बनाया जाता है। मतलब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए दोस्तों। स्टेडियम के बाहर हजारों की भीड़ का शोर गूंज रहा है। विशाल फ्लडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं और न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का ये जो महामुकाबला है, बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है, एक गजब का रोमांच है ना। हाँ, जो किसी भी क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े कर दे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो ऊर्जा हम मैच के दिन देखते हैं, ये रातों रात नहीं बनती। बिल्कुल। जो बात हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि ये रोमांच मैदान पर पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है। एकदम सही कहा आपने। अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं कोच की तरह बोर्ड पर रणनीति समझाते हुए डिकोड करूं, तो इस शुरुआती चरण को द बिल्डअप कहा जाता है। द बिल्डअप। जी, किसी भी बड़े महामुकाबले की असल शुरुआत अंपायर के प्ले कहने या टॉस के वक्त नहीं होती। अच्छा, तो कब होती है? इसकी नींव कैप्टन्स डे से ही रख दी जाती है, यानी कप्तानों की जो प्रेस वार्ता होती है ना, वहीं से। लेकिन कैप्टन्स डे तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे बस मीडिया के सवालों का रटा रटाया जवाब दिया जा रहा हो। मतलब क्या वाकई में इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है? देखने में वो एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस लग सकती है, लेकिन असल में माइंड गेम्स यहीं से शुरू होते हैं। माइंड गेम्स? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए अगर न्यूजीलैंड का कप्तान मीडिया के सामने बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड बैठा है, तो वो विरोधी टीम को ये संदेश दे रहा है कि भाई हम पर कोई दबाव नहीं है। ओहो। और वहीं अगर पाकिस्तान का कप्तान अपने तेज गेंदबाजों की रफ्तार का बार बार जिक्र कर रहा है, तो वो जानबूझकर एक खौफ सेट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो एक नैरेटिव बना रहा है। ये पूरी एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। और इसके तुरंत बाद आते हैं वार्म अप्स। वार्म अप्स को लेकर भी ना एक आम धारणा यही है कि खिलाड़ी बस थोड़ा पसीना बहा रहे हैं, अपनी फिटनेस चेक कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। वार्म अप्स असल में एक टैक्टिकल लैबोरेटरी की तरह होते हैं। लैबोरेटरी मतलब हमारा प्रयोग होते हैं। जी, यहाँ टीमें ये नहीं देख रही कि कौन तेज भाग सकता है, वो अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस आजमा रही होती हैं। जैसे वो ये देखती हैं कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो क्या नंबर 7 का बल्लेबाज स्पिन को अच्छे से खेल पा रहा है या नहीं। समझ गया। और इस बिल्डअप का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है प्लेइंग कंडीशंस। हाँ, खेल की शर्तें और नियम। बिल्कुल। क्या रात में ओस गिरे भी, मैदान की बाउंड्री किस तरफ छोटी है, क्या पिच पर घास छोड़ी गई है, ये वो बारीक चीजें हैं जो कप्तान की पूरी रणनीति को टॉस के वक्त एक झटके में बदल सकती हैं। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही आधा मैच तो रणनीतियों के पन्नों पर खेला जा चुका है। एकदम सही। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल का रोमांच। जब ये सारा बिल्डअप खत्म होता है और टीमें मैदान पर कदम रखती हैं, तब असली लाइव एक्शन की शुरुआत होती है। और ये लाइव एक्शन ही वो चीज है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जोड़ता है। बिल्कुल। अगर हम लाइव एक्शन के पिलर्स को देखें ना, तो सबसे पहले टिकट्स और वेन्यूज आते हैं। स्टेडियम की वो सीट किसी भी फैन के लिए सिर्फ एक कुर्सी नहीं होती, वो एक अनुभव होता है। एकदम। और जो करोड़ों लोग उस सीट तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स इस महामुकाबले को उनके लिविंग रूम तक ले आते हैं।
जी, ICC.TV और बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। हाँ, पर आज के समय में टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ मैच दिखाने का जरिया नहीं है, ये एक पूरा गेम हब बन चुका है। दस्तावेजों में इसका बहुत जिक्र है। बिल्कुल है, तकनीक ने मैच देखने के पूरे अनुभव को बदल दिया है। तो ये गेम हब असल में है क्या? क्या ये सिर्फ स्कोर दिखाने का कोई नया तरीका है? नहीं, इसे ऐसे समझते हैं कि ये गेम हब हर एक आम फैन को एक क्रिकेट एनालिस्ट में बदल देता है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई स्क्रीन पर मैच देख रहा होता है तो उसे सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि स्कोर क्या है, उसे प्ले ऑफ द डे दिखाया जाता है। मतलब आज का सर्वश्रेष्ठ क्षण? हाँ, वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। इसके अलावा हाइलाइट्स के जरिए आप पूरी कहानी समझ सकते हैं, लेकिन इस गेम हब का जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो है स्टैट्स और लाइव ट्रैकर। आंकड़े और ट्रैकर्स आजकल बहुत एडवांस हो गए, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि स्क्रीन पर इतने सारे ग्राफ्स और नंबर्स आ जाते हैं कि आम फैंस के लिए वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाए? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन आधुनिक ब्रॉडकास्टिंग का कमाल यही है कि वो इन आंकड़ों को सिर्फ नीरस नंबर्स की तरह पेश नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? वो इन आंकड़ों के जरिए एक कहानी सुनाते हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में एक मुश्किल रन चेस चल रहा है। लाइव ट्रैकर ये नहीं दिखाएगा कि सिर्फ रन रेट बढ़ रहा है, वो एक ग्राफ के जरिए दिखाएगा कि कैसे पिछले 5 ओवरों में एक खास स्पिनर के आते ही डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ा और उस दबाव की वजह से बल्लेबाज ने रिस्क लिया और विकेट गिर गया। बिल्कुल, ये ट्रैकर एक तरह से मैच की ECG रिपोर्ट है। ECG रिपोर्ट, क्या बात है! हाँ, ये हर धड़कन, मैच के हर उतार चढ़ाव को स्क्रीन पर उकेर देता है। मतलब आंकड़े अब सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एकदम सही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक सवाल और उठता है। जी, पूछिए। अगर सारा फोकस स्क्रीन पर शानदार ग्राफिक्स और ट्रैकर्स पर चला गया है, तो क्या फैंस का असली मजा खत्म नहीं हो रहा? मतलब क्रिकेट बिना फैंस के कुछ भी नहीं है। खेल तो जज्बातों का है ना। स्टेडियम का शोर, निराशा, जीत की खुशी, क्या ये तकनीक फैंस को खेल से दूर नहीं कर रही? असल में ना, इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ICC ने अपने डिजिटल इकोसिस्टम में एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया है, जिसे फैन जोन कहा जाता है। फैन जोन? हाँ, तकनीक दर्शकों को दूर नहीं कर रही, बल्कि उन्हें खेल के और करीब ला रही है। अब दर्शक केवल टीवी के सामने बैठकर मैच देखने वाले निष्क्रिय लोग नहीं रह गए हैं। मतलब वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, आपकी राय, आपका खेल। बिल्कुल, वो इस खेल का सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं। तो ये फैन जोन काम कैसे करता है? ये उत्साह कैसे बढ़ाता है? इसके 3 बहुत दिलचस्प टूल्स हैं। पहला है प्रिडिक्टर। मैच चल रहा है और स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, क्या इस ओवर में 10 रन बनेंगे या कोई विकेट गिरेगा? और फैंस तुरंत अपनी भविष्यवाणी करते हैं। जी, इससे उनका मानसिक जुड़ाव मैच के साथ कई गुना बढ़। दूसरा टूल है पोल्स, अपनी राय देना। हाँ, जब भी मैदान पर कोई विवादास्पद फैसला होता है तो लाखों फैंस तुरंत जनमत दे रहे होते हैं कि उन्हें क्या लगता है। और शायद सबसे बड़ा अधिकार जो दर्शकों को दिया गया है वो है प्लेयर ऑफ द मैच चुनना। बिल्कुल, पहले तो ये पूरी तरह से कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गजों के हाथ में होता था ना। हाँ, लेकिन अब दुनिया भर के फैंस सीधे वोट कर सकते हैं कि उनके हिसाब से असली मैच विनर कौन था। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये तो क्रिकेट का लोकतंत्रीकरण हो गया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। फैंस अब सिर्फ खेल देख नहीं रहे हैं, वो खेल की दिशा पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। कमाल है। दर्शकों के इस जुड़ाव और तकनीक के इस बेहतरीन तालमेल को समझने के बाद अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ICC ने अपने रोडमैप में मिशन 2025 की घोषणा की है। जी, मिशन 2025। जब हम इन दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं तो साफ दिखता है कि ये महज कुछ मैचों की लिस्ट नहीं है, ये ग्लोबल क्रिकेट का अगला पड़ाव है। इसे हम एक कैलेंडर या विजन बोर्ड की तरह समझ सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट्स शामिल हैं, जैसे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बिल्कुल, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां कोई कमजोर टीम नहीं होती। सिर्फ दुनिया की टॉप टीम्स एक छोटे और बेहद कड़े फॉर्मेट में भिड़ती हैं। यहाँ हर मैच एक नॉकआउट की तरह महसूस होता है। लेकिन इस मिशन 2025 में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है महिला क्रिकेट पर विशेष ध्यान। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जिक्र है। और ये फोकस ना क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। महिला क्रिकेट अब सिर्फ विकास के चरण में नहीं है, ये मुख्य मंच पर आ चुका है। बिल्कुल।
जब आईसीसी महिला विश्व कप या अंडर 19 टूर्नामेंट इतने बड़े स्तर पर आयोजित करता है तो वो दुनिया भर की लड़कियों को एक संदेश दे रहा है कि क्रिकेट अब उनके लिए एक पेशेवर करियर विकल्प है। हाँ, और इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी उन देशों की महिला खिलाड़ियों को सामने लाती है जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ खेल का विस्तार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव है। शानदार बात कही आपने। और इसी दौरान जब हम 2025 के इन टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, आईसीसी ने अगले ही साल के लिए विजन 26 की एक झलक पेश कर दी है। भविष्य की झलक। हाँ, इन दस्तावेजों में 2026 का जो ब्लूप्रिंट है वो दिखाता है कि क्रिकेट अपनी रफ्तार बढ़ाने वाला है। इसमें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 शामिल हैं। विजन 2026 की रणनीति बहुत स्पष्ट है। टी20 फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे तेज, आक्रामक और आसानी से समझ आने वाला प्रारूप है। एकदम एक्शन पैक्ड। जो देश क्रिकेट नहीं खेलते वहां टेस्ट मैच के जरिए खेल को लोकप्रिय बनाना मुश्किल है, लेकिन 3 घंटे का टी20 मैच एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है। हाँ, जो नए दर्शकों को तुरंत जोड़ लेता है। बिल्कुल। पुरुष और महिला टी20 विश्व कप को एक साथ पुश करके आईसीसी नए बाजारों और बिल्कुल नए दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही 2026 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भी है। जी, ये अंडर 19 टूर्नामेंट असल में वो फैक्ट्री है जहां से भविष्य के सुपरस्टार्स निकलते हैं। आज हम जिन बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, उन्होंने अपनी पहली झलक इसी मंच पर दिखाई थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप सिर्फ टैलेंट खोजना नहीं है, ये उन युवा खिलाड़ियों की सबसे कठिन मानसिक परीक्षा होती है। सही बात है। उन्हें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कैमरास, ब्रॉडकास्टर्स के दबाव और भारी क्राउड के सामने परफॉर्म करना होता है। जो खिलाड़ी इस दबाव को झेल जाता है वही कल का चैंपियन बनता है। 2025 और 2026 का कैलेंडर तो पूरी तरह से इन बड़े टूर्नामेंट से पैक है, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत गहराई से समझने वाली है। वो क्या? टी20 वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी, ये कुछ हफ्तों के टूर्नामेंट होते हैं। एक टीम अच्छा खेलती है और चैंपियन बन जाती है, लेकिन दस्तावेजों में एक ऐसे महाअभियान का जिक्र है जिसे द लॉन्ग गेम कहा गया है। द लॉन्ग गेम? बिल्कुल। 2023 से 2027 तक चलने वाला ये लंबा सफर किसी स्प्रिंट की तरह नहीं, बल्कि एक मैराथन की तरह है। ये सबसे मुश्किल पड़ाव है। इस महाअभियान को ना एक महाकाव्य की तरह समझा जा सकता है, जिसका हर एक एपिसोड सालों तक चलता है। जैसे कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27। एकदम सही। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से इस खेल का सबसे शुद्ध और चुनौतीपूर्ण प्रारूप रहा है। 2 साल तक दुनिया भर की अलग-अलग पिचों पे खेलना। कभी ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर, कभी भारत की टर्निंग पिचों पर। हाँ, और कभी इंग्लैंड के स्विंग होते मौसम में। ये किसी भी टीम के असली चरित्र को परखता है। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ा गौरव है। ये तो बड़ी टीमों की बात हो गई, लेकिन इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं रहते। आप किन लीग्स की बात कर रहे हैं? आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 और आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए और बी। ज्यादातर चर्चा तो टॉप टीमों की होती है, तो इन छोटी लीग्स का इस इकोसिस्टम में असल मकसद क्या है? यही तो इस लॉन्ग गेम की सबसे खूबसूरत बात है। ये चैलेंज लीग ए और बी उन एसोसिएट टीमों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो वर्ल्ड कप खेलने का सपना देखती हैं। मतलब ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। बिल्कुल। जब नीदरलैंड्स, नामीबिया या नेपाल जैसी टीमें खेल रही होती हैं, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं जीत रही होती, वो ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर उठने और वर्ल्ड कप क्वालिफायर का टिकट पाने के लिए संघर्ष कर रही होती हैं। हर एक पॉइंट कीमती है। हाँ, उनके लिए हर एक मैच उनके देश के क्रिकेट भविष्य को तय करता है। और इसी के समानांतर आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 भी चल रही है, जो टॉप टीमों के बीच सालों तक चलने वाला कड़ा संघर्ष है। ये वाकई में एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार ढांचा है जो दुनिया भर में क्रिकेट की इस पूरी मशीनरी को जिंदा रखता है। जी, लेकिन इतना बड़ा इकोसिस्टम बिना किसी सॉलिड बैकिंग या मजबूत आधार स्तंभों के तो चल नहीं सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। इस पूरे ढांचे को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये सपोर्ट आता कहाँ से है? यहीं पर पावर्ड बाय सहयोगी तस्वीर में आते हैं, जो हमारे प्रीमियर और ग्लोबल पार्टनर्स हैं। अच्छा, स्पॉन्सर्स। वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं देते, वो इस खेल में अपना विजन और संसाधन निवेश करते हैं। इसके साथ ही हमारे आधिकारिक समर्थक, ब्रॉडकास्टर्स और ग्राउंड स्टाफ मिलकर इस सपने को साकार करते हैं।
और एक चीज जो इस पूरे रोड मैप में बहुत सकारात्मक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिया गया जोर। ये बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब क्रिकेट सिर्फ रेवेन्यू और ग्लैमर तक सीमित नहीं है। आईसीसी के फ्रेमवर्क में और जो कॉपीराइट 2025 आईसीसी के दिशा निर्देश हैं, उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो इसके तहत होता क्या है? जब क्रिकेट की पहुंच करोड़ों लोगों तक है, तो उस मंच का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने के लिए किया जाता है, चाहे वो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना हो या पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना हो। ये खेल को एक प्रतियोगिता से ऊपर उठा देता है। बिल्कुल, ये इसे एक वैश्विक और जिम्मेदार समुदाय में बदल देता है। तो दोस्तों, जब हम इन सारे दस्तावेजों, इस बिल्डअप, गेम हब और 2027 तक चलने वाले महाअभियान के ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही भव्य तस्वीर उभरकर सामने आती है। एक बिल्कुल नई तस्वीर। हाँ, ये सिर्फ कुछ मैचों की या आने वाले कुछ टूर्नामेंट्स की कहानी नहीं थी। ये क्रिकेट के एक बिल्कुल नए युग, एक नए एरा की शुरुआत की कहानी है। बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के उस तनावपूर्ण बिल्डअप से लेकर 2027 तक चलने वाले उस शानदार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तक, हर एक फेंकी गई गेंद, हर एक बना हुआ रन और स्क्रीन पर चमकता हर एक आंकड़ा इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि क्रिकेट अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल, तकनीकी और फैंस के साथ गहराई से जुड़ चुका है। जी, ये वो खेल है जो अब रुकता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है और जो पूरी रफ्तार से भविष्य की ओर दौड़ रहा है। और इस सारे बदलाव, इस पूरी तकनीकी क्रांति को इतने करीब से डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? जब हम 2027 तक इस पूरे महाअभियान और डिजिटल गेम हब को पूरी तरह से लागू होते हुए देखेंगे, तो क्या क्रिकेट फैन होने की परिभाषा हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगी? सोचने वाली बात है। जिस तरह से आज दर्शक प्रिडिक्टर, पोल्स और लाइव ट्रैकर्स के जरिए खेल के हर पल में अपनी राय दे रहे हैं, तो क्या भविष्य का फैन मैदान में बैठा सिर्फ एक तालियां बजाने वाला दर्शक रह जाएगा, या फिर वो घर बैठे मैच की दिशा तय करने वाला एक डिजिटल कप्तान बन जाएगा? क्या बात है। ये एक ऐसा विचार है जो क्रिकेट के इस नए युग को और भी